तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल फ्योल के द्वारा दिया गया उस प्रिंसिपल का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि नाम खुद ही बता रहा है कि काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट दो। जब आप किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे तो उस काम में आपका स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब एक सिंपल भाषा में गए तो निपुणता है, दैट इज परफेक्शनिज्म। और परफेक्शनिज्म के लिए काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों कहा गया है? फ्योल ने कहा कि कोई भी काम अगर बहुत छोटा छोटा होगा तो एक इंसान उस काम को जितनी बार करेगा वो उतना ज्यादा उस काम में परफेक्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो टास्क छोटे, रिपीटिशन ज्यादा, तो अपने आप ही स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। और स्पेशलिस्ट बनने के बाद उस इंसान से अच्छा वो काम कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा फ्योल का कहना था। और जब जब ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन अचीव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम ही स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। और स्पेशलाइज्ड काम हमेशा इफेक्टिव भी होता है और एफिशिएंट भी होता है। तो हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, फ्योल ने डिवीजन ऑफ वर्क को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट बन पाए और स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ वो इफेक्टिव और एफिशिएंट भी हो पाए। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क और जॉब्स। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। एक स्पेशलिस्ट चाहिए जो हर काम को स्पेशलिस्ट मैनर में कर पाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन लाजवाब तरीके से अपने सारे गोल्स अचीव कर पाए। डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन लीड टू स्पेशलाइजेशन। लेकिन काम बांटने से पहले इंसान की गुण को परख लेना चाहिए कि क्या इंसान में वो एबिलिटी है कि वो उस काम को कर पाए जिस काम को सौंपा जा रहा है उसको। क्या वो इंसान उस काम के काबिल है या नहीं। प्लीज इस चीज को चेक करके चलें, तभी स्पेशलाइजेशन अचीव होगा, नहीं तो स्पेशलाइजेशन अचीव होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलेंगे। और इसी स्पेशलाइजेशन के दम पर हमने अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जिनका नाम हमने रखा फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सबके सब स्पेशलिस्ट लोगों के द्वारा बनाए गए और स्पेशलिस्ट लोगों को जोड़ के बनाए गए हैं, तभी ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स एकदम स्पेशलाइज्ड है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। फ्योल अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क टू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क वेदर इट इज टेक्निकल और मैनेजरियल। हर प्रकार के काम में आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, फायदा क्या है वो सुन लीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी अपने आप ही स्पेशलिस्ट के द्वारा काम करते करते स्पेशलाइज हो जाएगी। और स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन को हरा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल आता है उस प्रिंसिपल का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो शब्द जो आपस में थोड़े थोड़े से जुड़े हुए हैं। अथॉरिटी का मतलब है बेसिकली पावर टू मेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब द ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद अथॉरिटी। मतलब क्या हुआ इसका कि अथॉरिटी का मतलब तो हो गया पावर, किसी काम को करने की जब हम अनुमति देते हैं तो आपको पावर भी देते हैं कि आप जैसे काम करना चाहें वैसे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप काम अपने हिसाब से करेंगे तो उस काम के अच्छे होने पर या बुरे होने पर जो जिम्मेदारी होती है वो भी आपकी ही होगी। अच्छा हुआ तो तारीफ भी आपकी और अगर बुरा हुआ तो गालियां भी आपको ही खानी पड़ेगी, कोई और सुनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इसी पॉइंट का नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्योल ने हमेशा कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब जब आपको पावर दी है तो आप अपने आप ही जिम्मेदार होगे। हर पावर के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती ही आती हैं। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बैलेंस तरीके से चलती है। जब आपको पावर दी जाएगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगा और आप उससे बच नहीं सकते बिल्कुल भी। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन व्हाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंपेयर द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। हर हाल में आपको टाइम पे काम करके दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है, आप बच नहीं सकते बिल्कुल भी। अथॉरिटी इज टू टाइप, अथॉरिटी दो टाइप की है। ऑफिशियल हो सकती है जिसमें हम लोगों को कमांड करते हैं और पर्सनल हो सकती है जिसमें हम अपने आप को संभाल के चलते हैं कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। और मैनेजर जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक कॉम्बिनेशन मांगता है या एक तरीके से बैलेंस मांगता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे चल सकती है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कहता है इससे आपकी डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है क्योंकि आपने जितने भी आलतू फालतू के काम थे किसी और को सौंप दिए। जब आप आलतू फालतू के काम किसी और को सौंपोगे तो आप इंपॉर्टेंट टास्कों पर फोकस कर पाओगे और अगर आप इंपॉर्टेंट टास्कों पर फोकस करोगे तो आपके सारे के सारे काम क्या होंगे, एकदम परफेक्शनिस्ट तरीके से चल पाएंगे। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। इसी पॉइंट का नाम है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो तीसरा प्रिंसिपल हमारा आता है जो कि हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया दोस्तों, उसका नाम है
डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन क्या है? ये डिसिप्लिन का मतलब वो तो है ही जो कि आप जैसे स्कूल में फेस करते हैं कि आपको शांति के साथ बैठना है, फोकस करना है काम पर, आपको इधर उधर अपने दिमाग को नहीं लेके जाना। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और एडिशन है कि डिसिप्लिन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अपने कमिटमेंट को पूरा करने से रिलेटेड भी है, चाहे वो मैनेजमेंट का कमिटमेंट हो एम्प्लॉयज़ के प्रति या फिर वो एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट हो मैनेजमेंट के प्रति। अगर आप अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करके चलते हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा करके चलते हैं, तो हम यही मान के चलेंगे कि आप डिसिप्लिन्ड हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना, और अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाना हमारा डिसिप्लिन है दोस्तों। डेफिनेशन में लिखा गया, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है हमारे पास प्रिंसिपल में। डिसिप्लिन रेफर्स टू फॉलो अप जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन को मानना है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रैक्ट को मानना है, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको मान के चलिए। इसके अलावा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को घिरे रहने के साथ साथ कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ और आपको मैनेजमेंट के प्रति, मतलब सिंपल भाषा में मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति और एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट के प्रति कमिटेड रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट के साथ प्रॉमिसेस करें और उन प्रॉमिसेस को कीप भी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट ने वादा कर दिया कि प्रॉफिट होने पर आपको देंगे तो देना है, और अगर वर्कर्स ने प्रॉमिस कर दिया कि सर ये काम कल तक हर हाल में पूरा करके दें, तो भले चाहे एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ जाए, एक बार अगर कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट कर दी, पूरा करना पड़ेगा। आप बीच में नहीं हट सकते, नहीं हट सकते, नहीं हट सकते। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताई गई है कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के लिए आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर चाहिए, एक अच्छा मोटिवेटर चाहिए, जो कि आपको पनिश भी कर पाए अगर आप काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तभी इंसान डिसिप्लिन रहेगा। नहीं तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो एक अच्छा ऑब्जर्वर, सुपरवाइजर की बहुत ज़्यादा नीड रहती है डिसिप्लिन एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और इसका मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से चलना और एक म्यूचुअल रिलेशन बिल्डअप करना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, कि वो दोनों एक दूसरे को किए हुए प्रॉमिसेस को कीप रख पाएं और हमेशा मेंटेन करके चलें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। तीसरा प्रिंसिपल जिसका नाम है डिसिप्लिन दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। और चौथा प्रिंसिपल हमारे पास आ गया जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने वाले दो लोग हो गए तो बेचारा एम्प्लॉय बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने। ऐसा आपके साथ भी होता है, ठीक है। कभी कभार हमें जो है दो सब्जेक्ट के होमवर्क को एक ही टाइम पे करना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि किसका करें किसका ना करें। दोनों ही टीचर अगर इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि किसका काम पहले करें और किसका काम बाद में करें, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक का काम करा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे का काम करो तो पहला नाराज हो जाएगा। अब हम रूठने मनाने का काम करें या हम ऑर्गेनाइजेशन चलाने का काम करें, तो ये बहुत ज़्यादा दुविधा वाला काम हो जाता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर बॉस सिर्फ एक ही होना चाहिए। जो इंसान एम्प्लॉय को ऑर्डर करेगा वो सिर्फ एक हो, और एम्प्लॉय उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद रिपोर्ट भी उसी बॉस को करूँगा, किसी और को करने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत स्मूथली चल पाएगी और इफेक्टिव और एफिशिएंट भी रहेगी। तो एक ही बॉस हो एम्प्लॉयज़ के ऊपर तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका काम कर पाना आसान रहेगा। दो बॉस, कन्फ्यूज़न, क्योस रहेगा माइंड में, कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। सो ऐसा लिखा गया दोस्तों, लिखें अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। If an employee get orders from two superior at the same time, then the principal unit of command is violated. Each participant in the formal organization should receive order from one and be responsible to only one superior. आप ऑर्डर लोगे एक से, रिपोर्ट करोगे उसी को, किसी और को रिपोर्ट करने की नीड नहीं है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर रखेंगे माइंड को और उसी इंसान को हम लोग जो है रिपोर्ट करेंगे जिसने हमें ऑर्डर दिया था, किसी और को करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे लिखा गया इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया पॉजिटिव इफेक्ट यही है कि क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशन में और कम्युनिकेशन फास्ट रहता है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले जाते हैं, क्योंकि हमने रिपोर्ट एक इंसान को करनी है, हर इंसान को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सबको एंटरटेन नहीं करना बिल्कुल भी, हमें उसी को रिपोर्ट करनी है जिसने हमें ऑर्डर दिया था। अगला आता है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, वो है वन हेड वन एक्शन एंड वन प्लान का। एक ही हेड होना चाहिए आपका, ठीक है, उसका एक ही एक्शन होना चाहिए, एक्शन मतलब एक ही टारगेट होना चाहिए और बाकी सबके सब लोग भी उसी टारगेट की तरफ फोकस कर पाए। वन हेड वन एक्शन एंड वन प्लान, ऑब्जेक्टिव एक, हेड एक
और सबके एक्शन जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो वो एफर्ट्स नजर भी आएंगे और उन एफर्ट्स का आउटकम भी नजर आएगा, फॉर श्योर नजर आएगा। सिंपल भाषा में कहें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब वो लकड़ियां सारी की सारी एक बंडल बना लेते हैं तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस वही कहा गया है कि अगर लोग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो उनको जोड़ के रख पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सबके सब लोग एक ही तरफ सोचेंगे, एक ही प्लान की तरफ सोचेंगे, तो ऐसे लोगों को बीट कर पाना, हरा पाना दोस्तों मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबके सब लोग एक ही डायरेक्शन की तरफ फोकस करें और वन हेड वन एक्शन वन प्लान पे फोकस करेंगे तो हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखें, चलिए टीम की फुल फॉर्म यही कहती है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब तक सबका साथ होगा तो सबका विकास डेफिनेटली होगा, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। डेफिनेशन में लिखा गया, इसके अंदर देख लेते हैं एक बारी। According to FIOL, all the units in the organization should moving toward the same objective through coordination for achievement of organization goals. The principal works on one unit, one head, and one plan principle. Application of this principle in the organization will foster the sense of coordination among the employees. Coordination को प्रमोट करना है, सब लोग एक ही डायरेक्शन की तरफ फोकस करें तो ज़्यादा फायदा होगा। आगे इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगा। सबसे अच्छी बात है, सबके एक्शन यूनाइटेड होंगे तो उस एक्शन की वैल्यू कुछ और होने वाली है दोस्तों। तो सब लोग अगर इकट्ठे चलेंगे तो चलने में मज़ा भी आएगा और सारे टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो दोस्तों हमारे पास आता है उस प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जनरल इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थात आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सारे इंडिविजुअल मिला के जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लो, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएगी, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमेशा आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचना है और अपने बारे में बाद में सोचना है। ऑलवेज पुट दी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। अपने बेनिफिट के चक्कर में अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। तो अपने फायदे के बारे में मत सोचो, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोच के चलना आपको हमेशा वो डिसीजन लेने हैं, वो एक्शन लेने हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। आपको बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो 100% इसका आउटकम आपको बेनिफिट देगा। आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है। इसलिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के पहले सोच के चलेंगे, अपने बेनिफिट के बारे में आपको बाद में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पहले सोच के चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। ध्यान रखिए चलेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना है। अब रॉ मटेरियल के लिए आपके रिश्तेदारों की फाइल भी आ गई। अब वो महंगी है सस्ती है उसको बाद में देखो, लेकिन जो भी आपके पास कोटेशंस आई हैं उनमें जो सबसे सही कोटेशन है, सही रेट पर अच्छी क्वालिटी वाली कोटेशन है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार की हो या अड़ोसी पड़ोसी की हो या आप कि कोई भी अनजान इंसान की हो, जिसने सबसे अच्छी बिडिंग करी है, सबसे अच्छी कोटेशन दी है और सबसे सही रेट पर दिया है और सबसे अच्छी क्वालिटी देने का प्रॉमिस करा, आपको उसकी कोटेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। रिश्तेदारों के बारे में मत सोचो, दोस्त यारों के बारे में मत सोचो, जो सबसे सही है बस वही सही है। आपका फर्ज ये बनता है कि आप ईमानदारी के साथ सही कोटेशन को सेलेक्ट करें और मैनेजमेंट को उस कोटेशन को सबमिट करें। अपनी रिश्तेदारी और अपनी दोस्ती यारी को अगर आप प्रमोट करने के लिए रह गए तो आप हमारे मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल को, जिस प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल को आप वायलेट कर सकते हैं अगर आपने अपने दोस्तों की या रिश्तेदारों की कोटेशन चूज करी तो जो सही है वो सही है, बाकी सब आपको चूज नहीं करना दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। इसी प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर चलते हैं, तो बहुत ही हमारा आसान प्रिंसिपल था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन का मतलब वैसे तो होता है हमारा सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जो होती है एम्प्लॉइज की वो मुझे लगता है सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो, ऑर्गेनाइजेशन इतने पैसे को दे पाए और एम्प्लॉइज खुशी खुशी ले पाए, ये बहुत जरूरी है। देखो एम्प्लॉइज को तो आप जितना मर्जी ज्यादा से ज्यादा, एम्प्लॉइज को हमेशा कहेगा हाँ ज्यादा से ज्यादा दे दो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी भी है। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी पेइंग कैपेसिटी से नीचे ऑपरेट करें और ऐसा भी नहीं आप अपनी पेइंग कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट करें, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको अपनी पेइंग कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए एम्प्लॉइज के लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, लिविंग क्वालिटी के बारे में ध्यान रख के चलना चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज एक अच्छा और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पाए लाइफ का।
ऐसा ना हो कि वो अपनी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज भी ढंग से फुलफिल ना कर पाए, और कंफर्ट और लग्जरी तो खैर बहुत दूर की बात हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप दे पाए एम्प्लॉयज़ को, इतनी सैलरी आपको एम्प्लॉयज़ को हमेशा ऑफर करके चलनी चाहिए ही चाहिए। और दूसरा, वो आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर तो ज़्यादा बेटर है। और मिनिमम वेजेस एक्ट का ध्यान रख के चलेंगे तो आपको ही फायदा होगा, क्योंकि नहीं तो आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने मिनिमम वेजेस एक्ट का उल्लंघन करा, आपने उसको ब्रेक करा, उसको ब्रीच करा, तो आपके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट को देखते हुए या उससे ज़्यादा ही सैलरी आप ऑफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एम्प्लॉयज़ को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात में। द ओवरऑल पे एंड द कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज शुड गेट फेयर वेजेस विच गिव देम अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए एम्प्लॉयज को, हर हाल में मिलना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसका सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि एम्प्लॉयज सेटिस्फाई फील करेंगे और आपके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे अगर आप उनको अच्छी सैलरी दे रहे हैं तो। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। अगला प्रिंसिपल हमारे पास आता है जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कुछ हाथों में रहती है तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और जब यही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बढ़ जाती है तो इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। सारी अथॉरिटी कुछ हाथों में, ठीक है, 1 सेंट्रलाइजेशन, और ये डिसीजन बढ़ गए 1 2 3 4 5, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी आप ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैसले वैसे भी खुद नहीं ले सकते, तो आपको चाहे या अनचाहे तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइजेशन आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, और आपको उसको डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना है, टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करना है, और अगर आप चाहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पिरिट है वो फोस्टर हो, हार्मनी फोस्टर हो इसके अंदर, तो आपको उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तरक्की की राहें अगर आप चुनना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है स्केला चेन। स्केला चेन हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है और बहुत बार बोर्ड के पेपर में रिपीट हुआ है, क्योंकि ये एक अथॉरिटी से बनी हुई चेन भी है और इसका डायग्राम बकायदा एनसीईआरटी में मेंशन भी करा है कि बाकी किसी का ऐसा डायग्राम भी नहीं है, और ये बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में चलने वाला है, तो ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ध्यान रखे चलेंगे। स्केला चेन क्या है? बेसिकली अथॉरिटीज से बंधी हुई एक ऐसी चेन जिसमें टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल और वर्कर्स बंधे हुए हैं। ये बताती है कि कोई भी इंसान कोई भी बात डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको हर लेवल को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप हर फैसला ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ले रहे हो, आप सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कर रहे हो, तो ऐसी बातों को अगर आप मैनेजमेंट के सारे लेवल्स के थ्रू लेके चलते हैं तो इसमें तो कोई शर्म की बात ही नहीं है। आपकी पर्सनल बात थोड़ी ना है जो आप शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो बताते हुए। आप जो भी बात कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में वाली है या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए करी जा रही है, तो इसमें शर्माना कैसा। आप बीइंग अ फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन फैमिली, सारे के सारे चाहे टॉप लेवल हो, मिडल हो, लोअर हो, वर्क हो, सब लोग इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बात हो वो सबके बीच में रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के लिए यही बात सारे लोगों के बीच में पहुंच पाए, हम लोग स्केला चेन को फॉलो करके चलते हैं। तो लिखा गया अकॉर्डिंग टू फ्यूल ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। सब लोग फॉलो करेंगे और ये टॉप टू बॉटम हमेशा चलती है। इसी का नाम है दोस्तों स्केला चेन। इस प्रिंसिपल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन स्केला चेन को फॉलो करे और स्ट्रिक्टली फॉलो करे, और कोई भी इंसान को एक भी की को स्किप नहीं करना, मतलब किसी भी इंसान को किसी भी लेवल को स्किप नहीं करना। टॉप लेवल सीधा लोअर लेवल से बात नहीं कर सकता, बीच में मिडल लेवल का आना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे मिडल लेवल सीधा वर्कर से बात नहीं कर सकता, बीच में लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी चेन का जो मेंबर है उसको स्किप नहीं करेंगे। टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर एंड लोअर टू वर्कर, ठीक है। वर्कर टू लोअर, लोअर टू मिडल एंड मिडल टू टॉप, ऐसे बात चलेगी और ऐसे ही चलनी चाहिए। आप कोई भी पॉइंट या कोई भी लेवल मिस आउट नहीं करेंगे। ध्यान रख के चलना दोस्तों, मिसिंग किसी भी लेवल की अलाउड नहीं है दोस्तों स्केला चेन के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जहां पे आपके सामने यहाँ पे लिखा गया, इस स्केला चेन में अगर हमारे यहाँ पर डी ने बाय चांस जी के साथ बात करनी है
तो उसको बात करनी पड़ेगी, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा और एफ फाइनली जी को बताएगा। तो ये एक थोड़ा सा लंबा चेन हो गया, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। फ्योल ने इस प्रिंसिपल के अंदर एक छोटा सा शॉर्टकट भी दिया है कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो जो लोग सेम लेवल पर हैं वो आपस में भी बात कर सकते हैं, और जिस प्रिंसिपल या जिस कंसेप्ट के थ्रू वो लोग बात कर सकते हैं दोस्तों, उस कंसेप्ट का नाम है गैंग प्लैंक, कि जो लोग सेम लेवल पे हैं उनको बात करने की परमिशन मिलेगी, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर। आप ऐसे नहीं कि भाई रोज ही बातें करना शुरू कर दो, इनफॉर्मल बातें शुरू कर दो, ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मल स्केलर चेन के थ्रू चलना है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप लोग जो सेम लेवल पर हैं, सेम लेवल का मतलब प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल पे आता है और फाइनेंस मैनेजर भी मिडिल लेवल पे आता है, ये लोग आपस में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका हमारा नाम है गैंग प्लैंक, भूलेंगे बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला आता है हमारे पास जिसका नाम है ऑर्डर। ये ऑर्डर हमारा कमांड नहीं है, ये ऑर्डर हमारा सीक्वेंस है। ये ऑर्डर कहता है अ राइट प्लेस फॉर अ राइट थिंग एंड अ राइट थिंग एट राइट प्लेस, और यू कैन से अ राइट पर्सन एट द राइट प्लेस और राइट प्लेस फॉर अ राइट पर्सन। यही तो ऑर्डर है हमारा। तो मटेरियल ऑर्डर हो या हमारा फिजिकल ऑर्डर हो या ह्यूमन ऑर्डर हो, वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मतलब सही चीज को सही जगह पे रखो और सही इंसान को भी सही जगह पे रखो। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो जिंदगी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी मार खा ही नहीं सकती। अगर सही काम सही इंसान के हाथ में है तो वो काम गलत हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसी प्रिंसिपल का नाम है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर यही कहता है अ राइट प्लेस फॉर अ राइट पर्सन एंड अ राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस। और ऐसे ही हम चीजों के साथ करते हैं, हर सही चीज के लिए सही जगह और हर सही जगह के लिए सही चीज अगर हमारे पास मौजूद है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी हरा नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता। और ये आपकी टाइम भी बचाएगा, इफेक्टिवनेस भी करेगा ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंट भी बनाएगा, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अक्सर होता रहता है ऑर्डर के साथ कि जब भी हमें कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है वो मिलती नहीं हमें, क्योंकि हम उसको कभी ढंग से रखते नहीं। लेकिन अगर हमने हर चीज़ के लिए एक सही जगह बना रखी है कि भाई हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलमीरा के इस पर्टिकुलर लॉकर में होंगे, तो टेंशन नहीं है भाई, टाइम ही टाइम बचेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस डॉक्यूमेंट के लिए मुझे सिर्फ अलमीरा में जाना है और इस लॉकर में जाना है, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा मुझे आसानी से, तो टाइम बचेगा भाई। और अगर आपने सही से सिस्टमैटिक तरीके से लेके नहीं चलते तो फिर हौच पौच भी होगी और क्यास भी होगा और आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होने वाला है। इसलिए सही चीज को सही जगह पे रख के चलोगे तो आपका बेनिफिट हमेशा होगा ही होगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आता है जिसका नाम है इक्विटी। इक्विटी कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सबके सब बराबर हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे आर डूइंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी दे आर गेटिंग, इन टर्म्स ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल शुड बी ट्रीटेड इन इक्वल मैनर। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने के बावजूद आप सारे के सारे एम्प्लॉइज को इक्वली ट्रीट करके चलेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनके बिना हमारी ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट है, चाहे वो टॉप लेवल के पर्सन हो, मिडिल लेवल के पर्सन हो, सुपरवाइजरी लेवल के पर्सन हो, चाहे वर्कर्स हो। आपको सब लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। आप ये नहीं टॉप लेवल वर्कर के साथ नाम लेके नहीं बात कर सकते कि आप तो वर्कर हैं, आप सड़क छाप हैं, ये हैं, वो हैं, आपका घर ऐसा है, वैसा है, वैसा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते भाई। वो लोग हैं तो आप गाड़ियों में घूम रहे हो, अगर वर्कर्स ना होते तो टॉप लेवल तो कभी काम नहीं कर सकता। टॉप लेवल तो वैसे भी कुछ नहीं करता, उन्हें तो बस एसी में बैठना है सारा दिन अपना बैठ के, ठीक है, दिमाग का खेल सारा का सारा टॉप लेवल खेलता है, लेकिन सारी मेहनत मशक्कत कौन करेगा? वर्कर्स हमारे। तो भाई सबके सब बराबर है, आप सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। और ये हमारा एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है मैनेजमेंट का, आप लोगों ने पढ़ा था, पीयर रिकॉग्निशन। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, आप किसी भी लेवल से बिलोंग करें, सेल्फ रिस्पेक्ट सबको बहुत प्यारी है। वर्कर हो तब भी प्यारी है, लोअर लेवल पे काम करो तब भी प्यारी है, मिडिल पे करो तब भी प्यारी है, और टॉप लेवल पे करो तब तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो सबको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, आपको सबको रिस्पेक्ट दे के चलनी है। और सबके सब एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। हम उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी बेसिस, चाहे वो सेक्स के बेस पर हो, रिलीजन के बेस पर हो, कास्ट के बेस पर हो, जेंडर के बेस पर हो, लैंग्वेज के बेस पर हो, बिलीफ के बेस पर हो या नेशनैलिटी के बेस पर हो। कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसी प्रिंसिपल का नाम है हमारे पास है इक्विटी। अगला प्रिंसिपल हमारे पास आता है प्रिंसिपल नंबर 12 जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉइज और स्टेबिलिटी का मतलब है टू मेक देम स्टेबल और टू मेक देम कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने एक इंसान को चूज कर लिया बहुत मेहनत के बाद कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की
मिडिल लेवल मैनेजमेंट के प्रोडक्शन मैनेजर चूज करे गए हैं, तो भाई उसको मौका दो। अगर आपने चूज करा है, इतनी लंबी प्रोसेस के थ्रू, जो स्टाफिंग की प्रोसेस होती है हमारी, स्टाफिंग में हम इंसान को चूज करते हैं कि कौन इंसान किस पोस्ट पर आएगा, इतनी लंबी प्रोसेस के थ्रू जब मैंने किसी इंसान को चूज करा है तो उसको थोड़ा टाइम तो दो अपना टैलेंट दिखाने का। आते चमत्कार कर दे भैया, वो जादूगर थोड़ी ना है। टाइम लगेगा उसको ऑर्गेनाइजेशन में जब वो आएगा, अपने काम को समझेगा, ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद ही तो समझ आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको एटलीस्ट कम से कम एक रीजनेबल टाइम देना है आपको, ताकि वो अपने पोटेंशियल को एक्चुअल में शो कर पाए। और अगर वो रीजनेबल टाइम में अपना पोटेंशियल शो नहीं कर पाता तो आप लोग चेंज करना चाहें चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये रीजनेबल टाइम कम से कम कुछ महीनों का होना चाहिए। इसे दिन के हिसाब से, घंटों के हिसाब से मत बनाना भाई, एटलीस्ट कम से कम कुछ हफ्ते या कुछ महीने उसको दो, ताकि वो अपना पोटेंशियल शो कर पाए। इतनी जल्दी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में इसको निकालते रहोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई आने वाला नहीं है। तो हर इंसान को, जो भी आपने हायर करा है, उसको टाइम दो, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को प्रूव कर पाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे, इसी पॉइंट का नाम हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। अगला पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है इनिशिएटिव। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इनिशिएटिव क्या आता है? मैनेजमेंट इतना भी अंधा ना हो जाए अपने काम करने के तरीकों पर कि वो सुनना ही बंद कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहना चाह रहा है कि अगर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए कोई आइडिया दे रहे हैं तो उनके आइडिया को सुनने में कोई एतराज नहीं है, और अगर आइडिया अच्छा लगे तो अप्लाई करने में भी कोई एतराज नहीं है। सिर्फ ये मत सोचो कि आप ही परफेक्ट हो हर काम में, ऐसा नहीं है। हर इंसान परफेक्ट हो सकता है, और परफेक्शन जो है वो वैसे भी आपको पता है कि जरूरत है ना कि इंसान को देख के मिले कि भाई ये टॉप लेवल का इंसान है, इसको परफेक्शन दे। कोई भी इंसान जो किसी काम को बार बार करता है परफेक्शनिस्ट बन सकता है बहुत आसानी से। जब वर्कर्स के पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो जानते हैं कि कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करा जा सकता है। अगर वो आपको बताते हैं कि सर इस मेथड के थ्रू, इस तरीके से काम करके हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, तो सुनने में कोई एतराज नहीं है। अगर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई कदम उठा रहे हैं, तो उस कदम की सराहना करना, उस कदम को प्रमोट करना और उनकी तारीफ करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप वर्कर्स की तारीफ करेंगे और उनके किए हुए एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे तो वर्कर्स भविष्य में भी ऐसे एफर्ट्स करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको वर्कर्स को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आप उनके लिए क्लैपिंग करा दीजिए इस आइडिया के लिए, आप उनको कुछ एक्स्ट्रा कैश दे सकते हैं, आप उनको बोनस दे सकते हैं, आप उनको ऑर्गेनाइजेशन के कुछ शेयर्स दे सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा करिए कि वर्कर को लगे हाँ यार मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करा, कुछ कदम उठाया और मुझे उसके बदले में बहुत तारीफ मिली। इंसान तारीफ का भी भूखा होता है, तो अगर अच्छा लगेगा वर्कर तो ऑब्वियस ही बात है फ्यूचर में भी बहुत सारे आइडियाज लेकर आएगा। तो इनिशिएटिव यही कहता है कि अगर कोई भी वर्कर, चाहे वर्कर के हेलो मैं कहता हूँ लोअर लेवल मैनेजमेंट का पर्सन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पर्सन है, कोई भी लेवल का मैनेजमेंट पर्सन है, अगर वो कुछ आइडिया नया लेकर आता है, कुछ इनिशिएटिव लेता है, बहुत हिम्मत लगती है इनिशिएटिव डेवलप करने में, इतना आसान नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के सामने जाके बोलना कि सर ऐसे काम करके देखो फायदा होगा, इतना आसान नहीं है। और अगर वो इतना एफर्ट कर रहा है तो मुझे लगता है उसके एफर्ट्स को प्रेज करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसने हिम्मत करी है तो उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। सो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए और अच्छी सैलरी या कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देके अगर हम उसको वेलकम करेंगे तो भविष्य में भी ऐसे आइडियाज लेकर आएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए और हमारे वेलफेयर के लिए। सो ध्यान रखें चलेंगे, इसका नाम है हमारे पास इनिशिएटिव। और लास्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास आता है जिसका नाम है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स दोस्तों एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीन्स है यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये एक्चुअल में फ्रांस में आर्मी के द्वारा यूज करा जाता था। तो वहां पे क्या होता था कि एक यूनाइटेड फीलिंग को लाने के लिए जितने भी मेजर वगैरह होते थे पोस्ट पर, जो मेन पोस्ट पे रहते थे आर्मी में, वो हमेशा अपने सारे के सारे जितने भी कमांडोज उनके अंडर होते थे उनको प्रमोट करने के लिए हमेशा क्रेडिट, सक्सेस का जो भी सक्सेस का क्रेडिट है वो वर्कर्स को देना या अपने कमांडर्स को देना पसंद करते थे। तो वो खुद ना लेके क्रेडिट औरों को देते थे। तो इससे क्या होता था, वर्कर्स को या कमांडोज उस टाइम की बात करें तो उनको अच्छा फील होता था। हमें भी ऐसे ही करना, अपने वर्कर्स को ये फील कराना कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तभी हो सकता है जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में ये ना कहूँ कभी भी कि आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई शुड से दैट वी हैव डन दिस वर्क टुगेदर, वी कंप्राइज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड वी हैव डन दिस वर्क। तो उनको अच्छा फील होगा। वी में एटलीस्ट कम से कम वो बात है जो आई में नहीं है। एटलीस्ट हम हैं, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं है।
तो अगर हम लोग अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अचीव करना चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं, तो वो हम वाली बात आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे, जब आप सामने वाले इंसान को फील कराते हो उसकी इंपॉर्टेंस, तो उसको हमेशा अच्छा लगता है। तो आपको यही करना है, आपको वर्कर्स के एफर्ट्स को ना केवल प्रेस करना है बल्कि उनको सक्सेस का क्रेडिट भी देना है कि आपकी वजह से और आपके एफर्ट्स की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज हाइट्स तक पहुंची है, नहीं तो हम लोग कुछ भी ना कर पाते। तो आपको यही करना है दोस्तों, इसी का नाम है स्पिरिट डिकॉप्स। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, आप आई वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, आप वी वर्ड का यूज़ करेंगे और टाइम टू टाइम वर्कर्स को थैंक करें, वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह दें। एटलीस्ट कम से कम वर्कर्स को लगना चाहिए कि हाँ यार वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और वो खुश हैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट में, और उन्हें एक हैप्पीनेस की फीलिंग भी डेवलप होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसी प्रिंसिपल का नाम है हमारे पास स्पिरिट डिकॉप्स, जिसमें हम लोग आई की जगह वी यूज़ करके वर्कर्स को फील कराते हैं कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट अपने आप में कुछ नहीं है, जब तक वर्कर्स ना हो मैनेजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मैनेजमेंट अपने दम पर कुछ नहीं अचीव कर सकता जब तक उसका साथ वर्कर्स नहीं देंगे दोस्तों। तो ध्यान रख के चलेंगे, ये थे हमारे फ्योल के द्वारा दिए गए पूरे 14 प्रिंसिपल, जिसको याद करने का शॉर्टकट आपके सामने यहाँ पर आएगा। आप आराम से इस वर्ड के थ्रू या इस एक्रोनिम के थ्रू भी इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आराम से याद करिए और इनको बहुत 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 अच्छे तैयार करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अब हमारी अगली वीडियो दोस्तों होने वाली है इस टॉपिक पे।